जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि रोज़ के तरह आज मैं हिंदी के क्लास लेकर आया हूँ। हिंदी के क्लास में पाठ 3 संपूर्ण क्रांति हम लोगों को पढ़ना है, जो कि जयप्रकाश नारायण का जीवनी जो था मैं क्लास में ही बता दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि संपूर्ण क्रांति जो पाठ है इनका लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म स्थान जो है सीताब दियरा गाँव। कहाँ जन्म स्थान है? सीताब दियरा गाँव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं संपूर्ण क्रांति की ओर। संपूर्ण माने होता है पूरा और क्रांति माने होता है एकजुट होकर के आवाज उठाना अपने हक के लिए। आगे कह रहे कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। क्या होता है कि मंच पे कोई जब जाता है तो इस तरह से संबोधन करता है, जो सामने अगल बगल लोग होते हैं उसी तरह से ये जयप्रकाश नारायण जो है संबोधन में बोल रहे हैं। किसको? युवा साथी जो है उनको बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। इनसे पूछा जा रहा है कि ये कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया। ये क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं उस कविता को सुनने के लिए। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। क्या किया है? हाल के बहुत स्मृति को जागृत कर दिया है। जागृत माने होता है जागरूक करना, लोगों को बताना और समझाना। इसमें हृदय भर उठा है। इनका क्या हुआ है? हृदय जो है भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं बेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था। किस अस्पताल के लिए ये रवाना होते हैं? बेलोर अस्पताल के लिए। बेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। ये मद्रास जब अस्पताल में जा रहे थे, बेलोर अस्पताल में, तो 2 दिन के लिए रुके थे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब बनाएगा तो दिन अगर पूछेगा कि कितने दिनों के लिए रुके थे तो याद रखना 2 दिन के लिए रुके थे। और किसके यहाँ रुके थे? तो श्री ईश्वर अय्यर के साथ ये रुके थे। वहाँ दिनकर जी कौन मिलते हैं? वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। इनसे मिलने के लिए वहाँ कौन आए थे? दिनकर जी और गंगा बाबू आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे। गंगा बाबू इनके साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। प्रसन्न माने क्या होता है कि कोई आता है तो खुशी महसूस होता है, उसी को प्रसन्न कहा जाता है। कि लोग प्रसन्नता से और खुशी से उजागर हो जाते हैं कि हमारे यहाँ आज कोई आया है। आगे कह रहे कि उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। यानी कि तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। ये कह रहे हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ आप खुशी से तालियां मत बजाइए। आज खुशी से झूमने की कोई बात नहीं है। अपना क्रांति जो छिड़ गया है, जब हम लोगों का हक मिल जाएगा उस समय आप कितना हो तालियां बजाइए ना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बीच में कोई काम में लगे रहने पर थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिखता है। तो अब चलेंगे हम लोग पैराग्राफ 2 की ओर।
अब पैराग्राफ 2 में देखो कह रहा है कि अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे। ये कह रहे हैं कि अब आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे करूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। हुंकार माने होता है हुनर। जो कोई काम करता है तो क्रांति किस लिए चलाया जाता है कि आपके आसपास के लोग जितने भी हैं एकजुट होकर के कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े, आपका साथ दे, तभी लड़ाई लड़ने में अच्छा होगा। आगे कह रहे कि क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। क्या करना होगा? बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा। कहा जा रहा है इसमें कि गोली भी खानी पड़ेगी, लाठियां भी खाना पड़ेगा, जेलों को भरना होगा, यानी समय पड़े तो जेल भी जाना होगा। क्या होता है कि अच्छे काम जब होता है तो किसी को बुरा भी लगता है, तो उस समय जेल भी जाना पड़े तो कोई गम नहीं है। आगे कह रहा है कि जमीनों की कुर्कियां होगी, यानी जमीन भी आपका जब्त किए जाएंगे। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। कह रहे हैं कि यह क्रांति है, यह संपूर्ण क्रांति है, इससे पीछे नहीं हटना है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है। वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को दूर जाना है, उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। ये तो सत्य बात है। जवाहरलाल नेहरू की बातों में कह रहे हैं कि कोई काम करने के लिए देश के हजारों लाखों जवान जो है अपना कुर्बानियां देते हैं, तब जाके एगो कोई बड़ा चीज हमें हासिल होता है। आगे कह रहे कि जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटक गए। यही होता है कि जब क्रांतिकारी में हम बढ़ गए तो ये सब के कोई परवाह नहीं करना चाहिए, चाहे अंजाम जो भी हो, लेकिन अपना जिस मंजिल को लेकर के चले हैं पीछे नहीं हटेंगे। आगे कह रहे हैं कि जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है। क्या होता है कि ये 27-28 वर्ष पहले की बात है। जनता उस समय क्या कर रहे थे? कराह रहे थे, जेलों में जा रहे थे, लेकिन पीछे नहीं हट रहे थे। किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे कह रहे कि भूख और महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। कहने का मतलब है कि उस समय के बात तो छोड़ो, आज के समय में भी देखो तो यही होता है कि जिनके पास पैसा है रिश्वत देते हैं तो उनका काम जल्दी होता है, नहीं तो आप ब्लॉक के अनुमंडल के चक्कर लगाते रहिए, काटते रहिए। कोई सरकारी कार्यालय हो या कोई भी जगह हो, आपका काम होने वाला नहीं है, लेकिन वही जो रिश्वत देता है तो उनका काम जल्दी से हो जाता है। कह रहे कि हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। कौन दब रहे हैं? जनता दब रहे हैं। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है
गुलामी की शिक्षा। शिक्षा पाकर दर दर ठोकर खाना नौकरी के लिए। कहने का मतलब है कि उस समय के बात छोड़िए ना, आज के समय में पूरे युवा साथी जो है इनका शिक्षा जो है भ्रष्ट हो रहा है कि कोरोना वायरस के महामारी को लेकर के ये पूरा शिक्षण संस्थान बंद हो रहा है। चुनाव रैली पहले चले, लेकिन कोई भी बात आए तो पूरा स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद लग रहा है कि कोरोना जो है विद्यार्थी है पहले स्कूले में जा रहा है, डिग्री मिल जा रहा है, रिजल्ट की तनाहू हो जाए, लेकिन नौकरी के लिए दर दर ठोकर खाते रहिए, कोई नौकरी मिलने वाला नहीं है। जल्दी मिलने वाला है तो उन्हीं को मिलता है कि जो 5 लाख 10 लाख रिश्वत ले करके घूमते हैं, उनको जल्दी मिल जाता है। रिश्वत आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से हटिए। कोई मंत्री के बेटा है या कोई बड़े आदमी के बेटा है तो उनका नौकरी जल्दी पक्की हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। क्या होती है? दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। अरे अब के समय में देखो तो गरीबी हटाओ कहाँ, लोग गरीबों को ही हटा देते हैं। लोग गरीबों को देश से बोलते हैं कि सीधा तू चले जाओ, हटो, गरीब यहाँ रहो ही नहीं। तब बताओ कि गरीबी क्या हटाएंगे लोग, गरीबों को ही हटाना सोचने लगते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले पैराग्राफ 3 की ओर। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। क्या थे? अपने शब्द सुनाए और बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। क्या थे? मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। गोयनका जी ने 3 मिनट में बिलिंगडन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं, कौन कहते हैं? बिलिंगडन नर्सिंग होम कहते हैं। सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे। वहां पे डॉक्टर क्या थे? सभी तरह के औजार लेकर के तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। इनका दिनकर जी का क्या हुआ? हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। अब प्रश्न में अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाता है, पूछेगा कि दिनकर जी के किस तरह से मृत्यु हुआ था, तो दिल के दौरा बढ़ने से, हार्ट अटैक आने से, याद रखना। उसी रात उनका निधन हो गया। क्या हुआ? निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी, यह कविता सुन के उनका वह बहुत सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन देते, एक एक शब्द में अंगार होते। ये कह रहे हैं कि वो लोग रहते तो आज जो ये भाषण होता तो इसमें एक एक शब्द के अंगार पैदा होते। क्या होता है कि कुछ काम हम लोग करते हैं, 2-4 आदमी है साथ में, 2 आदमी उसमें से खो गए, तो बहुत से दुखद सदमा लगता है कि आज जो व्यक्ति होते तो बहुत कुछ कहते सुनाते, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। हम अकेले क्रांतिकारी कर रहे हैं, या संपूर्ण क्रांति कर रहे हैं, या अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि आज दिनकर जी जो कविता लिखते, नए भारत के नव निर्माण के लिए
जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है। क्या हो गया है? प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। क्या बन जाती? अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी है न बेनीपुरी जी है। दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है। चलो देखते हैं अगला पैराग्राफ। कह रहा है आगे कि तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है और इनका भार हृदय पर है। कहाँ है? इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर आई है। कहाँ आई है? हमारे कंधों पर आई है। क्या होता है कि घर में कोई परिवार हो, जैसे पापा हो, उनके नहीं रहने के बाद लड़के पर ही सारा बोझ आ जाता है, तो उन्हीं को लोग कहते हैं कि सारा जिम्मेवारी मेरे ही कंधे पर आ गया। आगे कह रहे हैं कि और मैंने इस जिम्मेवारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। ये मांग करके नहीं लिया है, बल्कि ऑटोमेटिक आ गया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है। ये कह रहे हैं कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी का लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है। यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। ये कह रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं। किस पीढ़ी के हो गए हैं? दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं। आप नई पीढ़ी के लोग हो। आप क्या हो? अभी नई पीढ़ी के लोग हो। देश का भविष्य आपके हाथों में है। ये तो सत्य कहा जाता है कि देश के भविष्य छात्रों के हाथ में है। किसके हाथ में है? आप लोगों के, यानी छात्रों के हाथ में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप नेता बनिए, आप नेता बनिए, सब चीज है आप में। आप क्रांतिकारी बनिए और देश के लिए कुछ कीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेलोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। क्या किया? उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सब से भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। किसके लिए बनना है? काम के लिए नेता बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश नारायण, तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? छोड़ देना चाहता हूँ। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं। बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि तालियां बजाना कोई जरूरी नहीं है। मेरा बात सुनिए, बात समझिए। सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा। क्या करूंगा? बहस करूंगा, समझाऊंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा।
आपकी बात स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, तब यह क्रांति क्या हो सकती है, सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। ये कह रहे हैं कि बाद में क्या बिखर जाएंगे कि क्या नतीजा निकलेगा, ये कोई नहीं जानता है। तो हम लोग अभी यहाँ तक 4 पैराग्राफ पढ़ लिए, अब आगे चलेंगे 5वां पैराग्राफ अगले वीडियो में। तो इतना के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।